नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त के मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों का फाइनल बंटवारा। 150 सीटों पर बीजेपी और 124 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी चुनाव। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को मिली 14 सीट। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन का काम पूरा। आखिरी दिन देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। नामांकन पत्रों की जांच कल। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऐलान। कहा, पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी का है संकल्प, लेकिन देश की संप्रभुता से कोई समझौता मंजूर नहीं। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं पर कसा शिकंजा। एनआईए ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल। 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया के विकास के लिए दिया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद पर जोर। दिल्ली में गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की बैठक में कहा, भारत की मजबूत कूटनीतिक भागीदारी से दुनिया में बढ़ा देश का सम्मान। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार घटाया रेपो रेट। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद 5.15% हुआ रेपो रेट। चालू वित्त वर्ष के लिए सेंट्रल बैंक ने जीडीपी का अनुमान भी 6.9% से घटाकर 6.1% किया। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर से लेकर भारत की विदेश नीति को लेकर खुलकर बात की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में ये अस्थायी प्रावधान के तौर पर था। उन्होंने साफ किया कि कश्मीर पूरी तरह से द्विपक्षीय मसला है और इस पर किसी भी तरह की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके से निकलने वाले इस प्रोजेक्ट से भारत अलग रहेगा। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रवाद कोई नकारात्मक भावना नहीं है। भारत इस मामले में सबसे अलग है। हम राष्ट्रवादी होने और अंतर्राष्ट्रीय होने के बीच किसी तरह का तनाव नहीं मानते हैं। एक ही समय में राष्ट्रवादी रहने और दूसरे देशों के साथ मिलकर रहने में कोई विरोधाभास नहीं है। Where India is concerned, we in a way are a standout. We are an exception. We are an exception because in this country you could say yes, we are more nationalistic, but at the same time we don't see a tension between being nationalistic and being international in the sense of dealing more with the world and engaging more with the world. So the nationalism is not a kind of a negative sentiment directed at the world. In fact, people generally feel if you're going up, you should be doing more things with the world, not less things with the world. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत प्रसिद्धता और अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता रखता है। पड़ोसी देशों से सहयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पड़ोसी को प्रभावित नहीं कर सकते तो आप दुनिया पर असर नहीं डाल सकते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना एस जयशंकर ने कहा कि एक पड़ोसी देश को छोड़कर बाकी पड़ोसियों के साथ भारत का क्षेत्रीय सहयोग काफी अच्छा है। We will certainly make sure that our ability to compete, our ability to secure and advance our interests, our ability to influence other countries, which is all, by the way, this is what international relations is about. So I would certainly hope that that remains sharp, that remains effective, and in this exercise, normally, if there is an epicenter, which is yourself, then how good you are is a function of distance. So you start with your immediate neighborhood. If you can't influence your immediate neighborhood, it is very unlikely you'll be able to influence beyond. So to me, that's like the first circle of your interests.
भारत ने जम्मू कश्मीर मामले पर तुर्की और मलेशिया की खिंचाई करते हुए नाराजगी जताई है। भारत ने कहा है कि मलेशिया और तुर्की के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन लगता है कि वस्तुस्थिति का पता ना होने की वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणियां की हैं। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल काम करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इमरान खान ने सामान्य राजनयिक उसूलों का उल्लंघन कर खुलेआम भारत की सीमा में लोगों को प्रवेश करने के लिए भड़काया है। रवीश कुमार ने इमरान खान के उस बयान की निंदा करते हुए खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद को मासिक राशि देने के प्रयासों की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के दोहरे चेहरे का प्रतीक है। एक तरफ इमरान दुनिया भर में दावा कर रहा है कि वो आतंकवाद को समर्थन नहीं करते और दूसरी तरफ हाफिज जैसे आतंकवादी को शरण देता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसके लिए उसके प्रतिबंधित बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की मांग करने के लिए पहुंच जाता है। और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे एक पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे एक पड़ोसी को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी हैं तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहाँ तक उनका ये कॉल है कि आप यहाँ से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्यूपाई करते हैं उसके काबिल नहीं है। हाफिज सईद के बारे में सबको पता है, यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हैं, मास्टरमाइंड हैं मुंबई टेरर अटैक के, और यूएस डिपार्टमेंट ट्रेजरी ने उनके ऊपर इनाम भी घोषित की है और पूरे 10 मिलियन का इनाम है। अब स्थिति ये है कि एक देश एक एप्लीकेशन देता है एक ग्लोबल टेररिस्ट के बिहाफ पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी को कि इनको पॉकेट मनी दिया जाए। बहुत ही अजीब सी स्थिति है और सवाल यह है कि क्या उनको जो बाकी सारे नॉर्मल टेररिस्ट हैं उनको वैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर सवाल ये उठता है कि आप तो एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इनको पॉकेट मनी दो, और उसके बाद आप बोलते हैं कि जब हमारा ये स्टेटमेंट होता है कि हम टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हो। कैसे कोई विश्वास करेगा? यही तो डुप्लिसिटी है। एक तरफ आप बोलते हैं, करते कुछ और है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हथियारों के मामले में ज्यादा दिन तक दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। ये स्थिति देश के सुपर पावर बनने की राह में रोड़ा है। दिल्ली में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपो में रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य रक्षा उद्योग को 2025 तक $26 अरब बनाने का है। इसलिए हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट व वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है, ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता हमारी कम हो तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। और हमारी सरकार का यह भी मानना है इसे संभव करने के लिए यह अति आवश्यक है इस सिस्टम को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए तथा वह डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के भी वो अनुकूल हो। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, आसिया अंद्राबी, मसरत आलम और शब्बीर अहमद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। 2017 के इस मामले में पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर का नाम भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है। इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा का आज ऐलान कर दिया। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.40% से घटकर 5.15% हो गई है।
इससे होम लोन और ईएमआई का बोझ और कम हो सकता है। ये लगातार 5वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। दूसरी छमाही के लिए महंगाई दर 3.5 से 3.7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और किसी को किसी तरह की असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points, with 5 members voting to reduce the policy rate by 25 basis points. The MPC also decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth while ensuring that inflation remains within the target. Industrial production was lower in July 2019 on a year-on-year basis, pulled down mainly by manufacturing. The production of capital goods and consumer durables contracted. The output of 8 core industries contracted in August, with production of coal, electricity, crude oil and cement decelerating or going into contraction. अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की नई डेडलाइन तय कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। इससे पहले कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई हर हाल में खत्म करने को कहा था। आज 37वें दिन सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि बेंच शनिवार को इस मसले की सुनवाई नहीं करेगी। और बात विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए रुख करते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक का। चुनावी रण 2019 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान तेज हो गया है और तमाम दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं चुनाव की सुर्खियों से। महाराष्ट्र और हरियाणा में नामांकन का काम आज पूरा हो गया। दोनों ही राज्यों में आज कई दिग्गजों ने अपना पर्चा दाखिल किया। कल उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान हो जाएगा। एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र के कोथरूड विधानसभा सीट पर एमएनएस उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। कोथरूड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल चुनाव मैदान में हैं और राज ठाकरे ने एमएनएस नेता किशोर शिंदे को चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम के बागी तेवर पर पार्टी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने संजय निरुपम को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने के लिए कहा है। इससे पहले संजय निरुपम पार्टी के नेतृत्व और उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे पर सवाल उठा चुके हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और गुलाम नबी आजाद पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में शत्रुघ्न सिन्हा को भी कांग्रेस के लिए प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है।
बीजेपी ने भी हरियाणा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 35 नेताओं के नाम शामिल हैं। बात पहले महाराष्ट्र की करते हैं, जहां बीजेपी ने 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि शिवसेना ने 124 सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक जानकारी दी। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और बीजेपी की 150 और शिवसेना की 124 सीटों के अलावा बाकी बची 14 सीटों पर सहयोगी दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में रामदास अठावले की आरपीआई, महादेव जाखड़ की राष्ट्रीय समाज पक्ष, विनायक मेटे की शिव संग्राम और सदाभाऊ खोटे की रायत क्रांति संगठन शामिल है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का नतीजा क्या हो, इस बारे में प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही फैसला ले लिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना मिलकर एक बार फिर महाराष्ट्र में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आज ये दिन था और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को रोड शो निकालकर नामांकन दाखिल किया। देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल मौजूद रहे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर अपनी दमदार जीत का भरोसा जताया है। कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आशीष देशमुख को चुनावी मैदान में उतारा है। जिस प्रकार की एक सकारात्मक लहर है, इसके चलते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई, ये जो हमारी एक बड़ी युति है, ग्रैंड अलायंस है, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। एक रिकॉर्ड जीत हम हासिल करेंगे। बड़े पैमाने पर हम लोग महाराष्ट्र में भी सीटें जीतेंगे और नागपुर जहां से मैं लड़ रहा हूं, शहर की 6 और जिले की 6, ऐसे 12 की 12 सीटें हम जीतेंगे। एक अभूतपूर्व विजय मिलेगी। राज्य सरकार में वित्त मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुंगंतीवार चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन भरने के दौरान सुधीर मुंगंतीवार के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र कैबिनेट में आवास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शिरडी से और राज्य के पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने एरोली सीट से पर्चा भरा। नाइक हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने बारामती सीट से नामांकन दाखिल किया। अजीत पवार ने पिछला चुनाव भी यहीं से जीता था, लेकिन हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अजीत पवार का मुकाबला बीजेपी के गोपीचंद पडालकर से होगा। अजीत पवार ने भरोसा जताया कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर उन्हें चुनकर विधानसभा भेजेगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बात करें हरियाणा की, तो यहां भी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के चलते हरियाणा में आज कई दिग्गजों ने पर्चा भरा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेताओं ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट सीट से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। अंबाला की बुलाना से बीजेपी के राजवीर पराणा ने भी आज नामांकन भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि हरियाणा में जनता एक बार फिर बीजेपी को भारी बहुमत देगी।
आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सोनाली फोगाट ने भी पर्चा भरा। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई से है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान संभाल रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को कड़ी सांपला किलोई सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इसके अलावा हुड्डा ने समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह चोखर की नामांकन सभा को संबोधित भी किया। उचाना कलां से दुष्यंत चौटाला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। करनाल सीट पर सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने जेजेपी उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सैनिक तेज बहादुर भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। नामांकन के दौरान जहां सभी नेताओं ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं सभी नेता अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी पार्टियों ने यहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह श्योरान ने बात की हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा से। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी शैलजा। मैडम, अभी चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को 10 सीटों पर हराया, आप कैसे कांग्रेस बीजेपी को हरा? उस समय मुद्दे अलग थे और इन्होंने जिस तरह झूठ बोला और ऐसे मुद्दों को लेकर आए। अब मुझे ये बता दीजिए, एक नागरिक को अगर कहा जाए कि आप देशभक्त हैं कि नहीं, तो कौन नागरिक ऐसा है हमारे देश में कि जो देशभक्त नहीं होगा? तो उस समय अलग नैरेटिव था, लेकिन आज के दिन ये मुद्दे नहीं हैं। आज के दिन जो हमारे हरियाणा के लोग हैं, आम लोग हैं, आप जैसे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारी महिलाएं हैं, सभी वर्ग, हमारे कर्मचारी हैं, सभी लोग दुखी हैं आज। तो उनको आप इस तरह की जुमलेबाजी से आज नहीं रिझा सकते। लोग अब हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, खट्टर जी से जवाब मांगने लगे हैं और हम तो खुद जवाब मांगते हैं उनसे। आप 75 से कम पे रोक पाएंगे इनको? 75 से कम की बात नहीं है, इनकी सरकार जा रही है, आप देख लेंगे, और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थी कुमारी शैलजा। कैमरामैन अमित के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरे सहयोगी घनश्याम के पास। शुक्रिया अभिलाषा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सद्भावनापूर्ण और समृद्ध दुनिया बनाने के लिए देश के विकास के एजेंडे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार और उपयोगी संवाद पर जोर दिया है। आज दिल्ली में गवर्निंग बॉडी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की 18वीं मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन चुका है। चौतरफा विकास और सुधारों के क्रियान्वयन की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की मजबूत कूटनीतिक भागीदारी और दुनिया से जुड़ाव के चलते विश्व में विशेष स्थान हासिल किया है। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जटिल और बदलते वैश्विक परिदृश्य में लोगों के जीवन से जुड़े मामलों और चुनौतियों में भारत की भूमिका बड़ी है। काउंसिल के कामकाज की तारीफ करते हुए उन्होंने भारत की पड़ोसी पहले की नीति को लेकर ज्यादा शोध, पहुंच और संवाद के जरिए पड़ोसी देशों से जुड़ने की सलाह दी। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी को दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जहां बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नामांकन दाखिल किया, वहीं बिहार से राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी की ओर से सतीश चंद्र दुबे ने नामांकन दाखिल किया। दोनों सीटों पर नामांकन करने की आज आखिरी तारीख थी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की मृत्यु के बाद खाली हुई है। वहीं बिहार की एक सीट मशहूर वकील राम जेठमलानी के निधन के बाद खाली हुई है। दोनों सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे।
नजफगढ़ के शहरी और ग्रामीण इलाके को दिल्ली मेट्रो से जोड़ने वाली 4.2 किलोमीटर लंबी ग्रे लाइन का उद्घाटन किया गया। इसका फायदा लगभग 50,000 लोगों को मिलेगा। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कॉरिडोर पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस कॉरिडोर में 3 स्टेशन द्वारका, नांगली और नजफगढ़ हैं। इस लाइन के शुरू होने से दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 274 स्टेशनों के साथ 377 किलोमीटर तक बढ़ गया, जिसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्वा लाइन भी शामिल है। ग्रे लाइन मानक गेज सेक्शन है और इसमें 4.295 किलोमीटर में से 2.57 किलोमीटर रास्ता ऊपर और 1.5 किलोमीटर रास्ता भूमिगत है। इस लाइन के शुरू होने से द्वारका मेट्रो स्टेशन से इंटरचेंज सुविधा मिलेगी। व्यस्त समय में इस लाइन पर मेट्रो हर 7 मिनट में और 30 सेकंड में 7 मिनट और 30 सेकंड में आएगी। इस लाइन पर यात्रा में कुल समय 6 मिनट 20 सेकंड का लगेगा और इस पर 3 ट्रेन चलेंगी। साथ ही चौथी ट्रेन लाने की भी योजना है। Start of this 4-kilometer stretch, DMRC will be operating approximately 377 kilometers in the National Capital Region. And with great pride, we say that it is one of the most comprehensive and, in terms of distance covered, successful urban transport systems in the world. और अब बात नवरात्र की। नवरात्र का छठा दिन है। छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। दिल्ली में भी नवरात्र की खासी धूम है। यहाँ की चितरंजन पार्क और कालीबाड़ी मार्ग की पूजा पंडाल में भारी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। इस बार यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्तियों में कार्डबोर्ड, भूसा, मिट्टी, बांस और जूट का इस्तेमाल किया गया है। Four days, this cultural functions will be there. Different artists used to come from Calcutta, Mumbai, and this year, this puja is eco-friendly puja. That means the idol we are preparing with straw and this मिट्टी का। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर, बात होगी जीवों को जीने दो।